हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एक सेट नंबर 3 छूट गया था जो कि बहुत लोग कमेंट किए थे, तो सेट आज पढ़ेंगे सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो इसमें देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये सहायक संधि की विशेषता नहीं है। इसमें क्या होता है कि देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखता है और देशी रियासत की विदेशी नीति कंपनी की अधीन होगी और कंपनी की जो सेना का खर्च होगा वो रियासत उठाएगी। ये सब सही है, बाकी जो है ये बी इसमें कथन असत्य था। जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था उसमें कहेगा सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से थे 292 सदस्य, कमिश्नरी से 4 और देशी रियासत से सदस्य कहेगा तो 93 थे। आगे देखेंगे 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो ये की गई थी भारत मिहिर पर। और एक क्वेश्चन आता है कि किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना नाम जो था चेंज कर लिया था। तो हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, जिसका प्रतिपादक या संपादक कह सकते हैं शिशिर कुमार घोष थे। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था ये लागू किए थे लॉर्ड लिटन 1878 में, और इसे समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन किए थे 1882 में। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। और नेशनल हेराल्ड पत्रिका के संपादक कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में, कहाँ पे, तो इलाहाबाद में। और ये स्वराज पार्टी के जो गठन था कौन किए थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर किए थे। के.एम. पर्रिकर का संबंध किससे है, तो ये चीन में स्वतंत्र भारत का पहला राजदूत थे। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी इसमें अधिक थी। बंगाल का प्राचीन नाम कहेगा तो गौंड हो जाएगा। मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई कब कर दिया गया था, 1996 में। और बाल हत्या पर किसने रोक लाई थी, सती प्रथा पर प्रतिबंध और बाल हत्या पर प्रतिबंध कहेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लागू किए थे 1829-30 में। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया, 1995 में। और मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई किया गया था 1996 में। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहेगा तो ये मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र क्या है, तो इसमें इस आंदोलन में जो पत्र लिखा जाता था और रेशम के रुमाल पर लिखा जाता था। खुदा बख्श ओरिएंटल कहेगा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था, तो 1891 में, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो पटना में। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किए थे बिजय राघव चारी। जिसका अध्यक्षता किसने किया था, बिजय राघव चारी। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में 2 बार हुआ था, एक तो हुआ था नागपुर अधिवेशन और एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और ये 1920 में ही हुआ था, जिसका अध्यक्षता कहेगा तो लाला लाजपत राय किए थे। कानपुर अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन बा, इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में, जिसका अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्ला सयानी। और कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया 1911 में, जिसका अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धर। और कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, और इसका पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, जिसमें कितने अनुयायी ने भाग लिए थे, तो 72 को। और इसका कहेगा संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. होम हो जाएंगे। और पहला अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो W.C. बनर्जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो यह एक बंद तंत्र है। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये बंद नहीं है, ये क्या है, तो खुला परितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग कहेगा तो A.G. टांसले किए थे। सबसे बड़ा कहेगा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा, तो महासागर हो जाएगा। और केवल पारिस्थितिकी शब्द का कहेगा पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकेल किए थे।
बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। यह एक कार्यशाली इकाई होता है, और ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। कहेगा कि भारत में सर्वाधिक, हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं, तो जैव विविधता को। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये आप देख लीजिए। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट या पूर्व हिमालय। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट और पूर्व हिमालय। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा कौन सा है, सॉरी दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो थार हो जाएगा। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो थार हो जाएगा। और विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो सहारा हो जाएगा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। भारत में स्थित सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कहेगा तो सुंदरबन हो जाएगा। और सबसे छोटा कहेगा तो रेणुका झील हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। 9 नंबर है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कह रहा है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये जल चक्र का। और जल चक्र के कारण ही जो पौधे की वृद्धि होता है, इसमें जल चक्र का महत्वपूर्ण अधिक होता है। पौधे की वृद्धि में जल चक्र का महत्वपूर्ण कहेगा तो अधिक होता है। कार्बन चक्र के कारण जो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा है वो संतुलन रहता है। कार्बन चक्र के कारण वायुमंडल में कार्बन की मात्रा संतुलन रहता है। और जिसके कारण जो वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, ये सब क्या होता है, इसमें कार्बन का विनिमय होता है, यानी कि कार्बन की मात्रा संतुलन करके रखता है कार्बन चक्र। और सौर विकिरण के महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है जल चक्र। और जल चक्र के कारण ही पौधे की जो वृद्धि है ये संभव हो पाता है। हाइड्रोजन चक्र क्या है, हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन जो तत्व है ब्रह्मांड में अधिक मिलता है, और इसे आवारा तत्व भी कहते हैं, और ये भविष्य का ईंधन भी है। और सबसे कम हानि कौन से ईंधन से होता है, तो सबसे कम पर्यावरण की हानि होता है हाइड्रोजन ईंधन से। नाइट्रोजन चक्र से जो पेड़ पौधे के जड़ हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन चक्र के कारण ही। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षु या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी, तो गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षु और स्त्री के प्रवेश की अनुमति दी थी वैशाली में। लेकिन वही कह देगा कि गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी जो संघ की स्थापना कहाँ पे किए थे, तो कपिलवस्तु में किए थे। ये क्वेश्चन आपसे देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षु और स्त्री के प्रवेश की अनुमति दिए थे वैशाली में, लेकिन और कहेगा गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ किए, तो कपिलवस्तु में किए थे। गौतम बुद्ध ने पहली बार अपनी उपदेश दिए थे कहाँ पे, तो सारनाथ में सर्वाधिक दिए थे, कौशल की राजधानी सरस्वती में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। महावीर पहली बार अपना उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये दिए थे राजगिरी में। कौन भाषा में, तो अर्धमगधी कह सकते हैं, या उसे प्राकृतिक भी बोला जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 11 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। पूर्वी घाट को क्या कहते हैं, महेंद्रगिरी घाट कहते हैं। और पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। लद्दाख का है, तो लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक क्षेत्रफल ये वाला कहेगा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लद्दाख। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो 3 जनवरी क्या होता है कि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, यानी जो पृथ्वी की दूरी है सूर्य से सबसे न्यूनतम होती है, उसे बोला जाता है उपसौर। और ये होता है 3 जनवरी को। और पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है 4 जुलाई को, उसे बोलते हैं अपसौर। और किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है, तो ये होता है एल तरंगे। सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कहेगा तो एल तरंगे होती है, और इसे भूकंपीय तरंग कहते हैं। और सबसे तेज तरंग कहेगा तो पी तरंगे होता है, और ये सभी माध्यम से गुजरती है। और केवल ठोस में गुजरने वाला तरंग कहेगा तो एस तरंग हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें मैगिनॉट जो रेखा है ये जर्मनी फ्रांस के बीच स्थित है। रेडिकिल्प रेखा कहेगा तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। डूरंड रेखा कहेगा तो जब इसका निर्धारण हुआ था 1896 में, तब ये था अफगानिस्तान और भारत के बीच। वर्तमान भारत और से पाकिस्तान को अलग होने पर अब ये स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। रेडिकल्प रेखा के निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 में। और वही कहेगा डूरंड रेखा कब किया गया था? तो 1896 में। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा कहेगा तो जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। 15 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये सबसे लंबी है और ये 7 देश में फैली है। रॉकी कहाँ का पर्वत है? तो ये उत्तरी अमेरिका का है। हिमालय के जो उत्पत्ति हुआ है यह टेथिस सागर से हुआ है। आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। 16 नंबर है, 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1935 का संविधान सभा में सबसे बड़ा योगदान है और भारत शासन अधिनियम 1935 को ही जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि ये बिना ब्रेक का कार है। 1909 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। 1919 के जो अधिनियम है उसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। आगे देखेंगे 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो यह था कैबिनेट मिशन योजना। और कहेगा कि भारत का विभाजन किसके तहत हुआ था? तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना लाया गया था 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? तो 1942 में आया था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहेगा तो विंस्टन चर्चिल थे। हंटर कमीशन का गठन हुआ था 14 अक्टूबर 1919 में। ली कमीशन के गठन कहेगा तो 1923-24 में हुआ था। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम जो सरकार था उसकी गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को, लेकिन उसका गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। घोषणा हो गया था 24 अगस्त के और गठन किया गया था 2 सितंबर को। संविधान सभा द्वारा कहेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा 1, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबोधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और दूसरा हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये गलत है। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति के उपरांत संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है ये लागू नहीं रहता है। जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ के जब सरकार अच्छा से नहीं चलता है तब लागू होता है। और इसका सुझाव यानी कि ये कौन बोलते हैं कि यहाँ के जो सरकार है अच्छा से नहीं चल रहा है, तो ये राज्यपाल के कहने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो 356 के अनुच्छेद के तहत। पहली बार भारत में राष्ट्रपति किस राज्य में राष्ट्रपति जो शासन लागू हुआ था किस राज्य में लागू हुआ था? पंजाब में। और कहेगा कब? तो 1951 में। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से। और राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का संबंध कहेगा तो अनुच्छेद 57 में है। भारत के राष्ट्रपति होंगे यानी पद अवधि का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो 52 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है अनुच्छेद 66 में। राष्ट्रपति के शपथ कहेगा तो अनुच्छेद 60 में है। और राष्ट्रपति की योग्यता किस में है? तो अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति के क्षमादान के शक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति पर संसद महाभियोग लगाएंगे अनुच्छेद 61 के तहत। आगे देखेंगे 21 नंबर है, निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो इसमें ऑप्शन बी गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये गलत है, यानी कि एक बार कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं जो कि सही है।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के उनकी वेतन जो है ये राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन जबकि उनका पेंशन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनका वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो किसके पास है? तो उनके पद से हटा सकते हैं राष्ट्रपति। आगे देखेंगे 22 नंबर है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा गलत है। तो इसमें 1 और 3 गलत है, जिसे देखते हैं। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तो होते हैं, लेकिन 2 के जगह पे 4 सदस्य होते हैं, टोटल मिलाकर 5 होते हैं। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये गलत है। उनका पुनः नियुक्ति हो सकती है। बाकी जो सही है देखते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। ये तो तय होता है राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, लेकिन जनरली 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 280 में, और जो वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1951 में हुआ था। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो केसी नियोगी थे। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो इसमें सभी हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई के गठन कहेगा तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन कहेगा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। जब आरबीआई के गठन हो रहा था उस समय आरबीआई की पूंजी कहेगा कितनी थी? तो 5 करोड़ थी। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, और प्रथम उप गवर्नर केजी उदेसी हो जाएंगे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो सीडी देशमुख थे। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। और किसान कॉल सेंटर के कहेगा स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 2004 में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कहेगा शुरुआत कब हुआ था? तो अगस्त 2017 में हुआ था। और इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। किसान कॉल सेंटर की स्थापना 2004 में हुआ था। आगे देख लेंगे 25 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? एफआरबीएम का अर्थ होता है राजकोषीय घाटा कम करना। तो ये समिति हो जाएगा एनकेसी समिति। अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है ये 15वां चल रहा है, और इसका अध्यक्ष वर्तमान में एनकेसी हैं। और 15वां वित्त आयोग के कार्यकाल कहेगा तो 2020 से 25 है। डॉक्टर रघुराम राजन समिति का संबंध कहेगा तो वित्तीय क्षेत्र के सुधार से है। विजय केलकर समिति का संबंध कहेगा तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में साझेदारी से है। नए बैंक का लाइसेंस जो जांच करता है वो समिति कहेगा तो विमल जालान समिति का संबंध हो जाएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ये हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। नीति आयोग कैसा संस्था है? तो ये परमदर्शी संस्था है, जिसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। वही कहेगा कि योजना आयोग के गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना हुआ था शिवरामन समिति के तहत 12 जुलाई 1982 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गठन कब किया गया था? 1929 में। आगे देखेंगे सीता अध्यक्ष का संबंध हो जाएगा भूमि कर विभाग से। और ये किस काल में प्रचलित था? तो मौर्य काल में। मौर्य काल का कहेगा प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ये कृषि था। आगे देखेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी राजधानी कहेगा तो पाटलिपुत्र थी। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? तो कलहर द्वारा लिखी गई रजत रंगली में।
किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल-बरूनी। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद गजनबी के दरबार में। उतबी, अल-बरूनी, फारूकी और फिरदौसी ये किसके दरबार में थे? ये थे मोहम्मद गजनबी के दरबार में। किताब उल रहला के पुस्तक के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। और ये भारत में आए थे 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अमीर खुसरो और ये खिलजी के दरबारी कवि थे। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? तो ये किए थे बलबन। सिजदा का अर्थ कहेगा तो ये होता था सर झुकाना और पैबोस का अर्थ कहेगा तो पैर छूना होता था। बलबन ने ही दीवाने अर्ज विभाग के गठन किए थे जो कि एक सैन्य विभाग था। सती प्रथा पर रोक किसने लागू किया था? तो अकबर ने। और वही कहेगा कि मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में कौन रहते थे? तो अल-बरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी। पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण किए थे मोहम्मद गजनबी। सल्तनत काल में कहेगा पहली बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया था? तो इल्तुतमिश। आगे देखेंगे उतबी कौन था? तो उतबी एक इतिहासकार था जो कि मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहता था। शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सी हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा ये दिल्ली में है, ये गलत है। जबकि शेर शाह का मकबरा सासाराम, रोहतास जिला, बिहार में है। ये बिहार दरोगा का फेमस क्वेश्चन है जो कि सभी में डाला करता है। शेर शाह के बारे में और सब देख लेते हैं। शेर शाह ने बिलग्राम के युद्ध की विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी, ये सही है। और जो बिलग्राम के युद्ध हुआ था ये हुआ था 1539 में। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग पर कर के रूप में निर्धारित किया था। शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डांडी यानी कि सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाता था। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यवाद लिखी गई थी? अमुक्तमाल्यवाद कहेगा कौन लिखे थे? अमुक्तमाल्यवाद के लेखक हो जाएंगे कृष्णदेव राय। और ये किस वंश के प्रतापी शासक थे? तो ये थे तुलु वंश के। तुलु वंश के आपसे संस्थापक कहेगा तो वीर नरसिंह हो जाएंगे। बारबोसा किसके दरबार में आए थे? बारबोसा आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यवाद किस भाषा में लिखा था? तेलुगु में। और एक क्वेश्चन आता है कि जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय ही हैं, लेकिन ये इसका भाषा जो था संस्कृत था। नूनिज किसके दरबार में आए थे? तो अच्युत देवराय के दरबार में। निकोलो काटी जो कि इटली निवासी थे ये आए थे देवराय प्रथम के दरबार में। अबू रजाक कहेगा तो देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। 33 है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किए थे लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। वही सल्तनत काल में कहेगा कौन सा वंश सर्वाधिक शासन किया? तो यह तुगलक वंश हो जाएगा जो कि 1320 से 1414 तक शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ये ब्राह्मण पर भी कर लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक ये ब्राह्मणों पर भी कर लागू किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कहेगा महत्वपूर्ण जो कवि थे अमीर खुसरो थे। सर्वाधिक कहेगा पढ़ा लिखा विद्वान कौन था सल्तनत काल के? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। 34 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। केंद्रक के कहेगा खोज किसने किया था? केंद्रक के खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? तो ये डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। 35 नंबर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ये संपन्न होती है ग्रेना में। क्रोमोप्लास्ट क्या है? तो एक प्रकार का वर्णक है। वर्णक क्या होता है? जैसे में टमाटर का जो रंग होता है लाइकोपिन के कारण लाल होता है, तो लाइकोपिन क्या हो जाएगा? वर्णक हो जाएगा। वही क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधे के पत्ता होता है हरा होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो एक तरफ से ये रंगहीन होता है। और कंद प्रकंद किसका, ये सब क्या है, किसका उदाहरण है? तो ये ल्यूकोप्लास्ट का उदाहरण है। आगे देखेंगे 36 नंबर है। हैलोफाइटस होते हैं।
हैलोफाइटस वे पौधे होते हैं जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। वे पौधे जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट कहते हैं। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो एड्स के लिए PCR टेस्ट, CD4 टेस्ट और एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किसके कारण होता है, एड्स होता है वायरस के कारण। एड्स किसको प्रभावित करता है, तो मानव शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र को यह प्रभावित करता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो कहेगा कोई एंटीबॉडी किसमें नहीं पाई जाती है, तो AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और रक्त समूह O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है रक्त समूह AB में, और कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है O में। सार्वधाता कहते हैं O नेगेटिव को, सार्वआधाता कहते हैं AB प्लस को। रक्त समूह के खोज किसने किया था, तो लैड स्टीनर किए थे। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है, तो ल्यूकोसाइट से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा, ट्रिपल वैक्सीन DPT को कहते हैं, जो कि कौन सा रोग में दिया जाता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसमें नहीं दिया जाता है, तो पीलिया में नहीं दिया जाता है। पीलिया किससे होता है, तो ये होता है वायरस से। पीलिया वायरस होता है, प्रभावित किसको करता है, तो यकृत को करता है। ट्रिपल वैक्सीन किसको बोलते हैं, ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं DPT को। और ये किस किस में दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस में। पर्टूसिस का मतलब होता है काली खांसी, यानी इसका अर्थ होता है काली खांसी। और ये किसको प्रभावित करता है, तो नाक और गला को। टेटनस प्रभावित करेगा तंत्रिका तंत्र को, पीलिया प्रभावित करेगा यकृत को, और डिप्थीरिया प्रभावित करता है गला को। 40 नंबर हो जाएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, और इसके आवेश किसके बराबर होता है, तो इसके आवेश होता है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के ये प्रति कण है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के प्रति कण है। पॉजिट्रॉन के खोज किए थे एडर्सन 1932 में। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो ये न्यूटन के दूसरा नियम से। और व्यंजक क्या है, तो F बराबर ma, फोर्स बराबर मास गुणे एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। पानी में तैरना न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है, तो न्यूटन के तीसरा नियम से। और बल का परिभाषा किससे मिलता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से। 42 नंबर हो जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होगा। ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता इसकी घटेगी, क्योंकि ये सभी अर्धचालक है, और अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटता है, जबकि चालकता क्या होता है, तो बढ़ता है। अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ता है और प्रतिरोधकता क्या होगा, घटता है। कार्बन क्या है, तो कार्बन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। वही कह देगा कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो जीनोन हो जाएगा, जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो ये होता है पोलोनियम का। कितना, तो 27। मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व कहेगा तो पोलोनियम हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व कहेगा तो पोलोनियम ही हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कहेगा तो दोनों का 3 होता है। लिथियम सबसे मुलायम धातु है और सबसे हल्का धातु भी है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन के जलने से पानी बढ़ता है। हाइड्रोजन के जलने से पानी बनता है। इसकी अणु भार कहेगा पानी के कितना होता है, तो 18 होता है। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीजन को प्राणवायु बोलते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। गुप्त की ऊष्मा होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। आगे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन क्या है, तो ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्रेफिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। कार्बन के समस्थानिक कहेगा तो 3 होता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 जून को। और 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है कब, तो 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करें।
निम्नलिखित को सुमेलित करना है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो गांधीनगर गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहेगा तो पणजी गोवा है, और पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है? मैसूर में स्थित है। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक 1973 में किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध हो जाएगा वैष्णव धर्म से। और स्वादवाद या अनेकतावाद का संबंध कहेगा किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। पंचतंत्र एक पुस्तक आता है, इसका लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। त्रिपिटक का संबंध कहेगा तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये हो जाएंगे वेंकट रमन रामकृष्णन, जिन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 में, क्षेत्र कहेगा तो भौतिक के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 1968 में, और जीव विज्ञान के क्षेत्र में। BS नैयपॉल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 2001 में, और इनकी फेमस पुस्तक है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। आगे देखेंगे, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वह किस राज्य की रहने वाली है? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाली हैं। और पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली महिला कहेगा भावना कंठ है। पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली महिला भावना कंठ है, और ये भी बिहार से संबंधित रखती है, दरभंगा जिला से। आगे देखेंगे, आगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? हुर्त। ऋग्वेद के ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उनको क्या बोला जाता है? हुर्त। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है सावित्री को। सावित्री कौन है? तो ये सूर्य देवता है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र किए थे। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। इस वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं का? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आगे देखेंगे, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है इसी वेद में मिलता है। इस वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? तो अघन्य शब्द। उसके बाद आता है यजुर्वेद, और इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धयु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है। यह गद एवं पद दोनों में है। आगे देखेंगे, इसके बाद है सामवेद। सामवेद क्या है? तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को उद्रात्य कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख भी मिलता है या कहा गया है। वेद की संख्या कहेगा कितनी है? वेदों की संख्या हो जाएगा 4। वेदांग की संख्या कहेगा तो 6 है। पुराणों की संख्या कहेगा तो 18 है। उपनिषद की संख्या कहेगा तो 108 है। और मूल उपनिषद की संख्या कहेगा तो 13 हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कहेगा तो 1028 हो जाएगा, और ऋचाएं की संख्या कहेगा तो 10,462 हो जाएगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और कुछ सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।